So our class of BCom Honors first semester, we had a great presentation by Ms. Muskan Steve. तालियां बजाइए। बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर्स निकल के आए जिनके बारे में हम सबको पता चला, लेकिन इंटेरोगेशन नहीं हो पाया। क्वेश्चंस एंड आंसर्स राउंड आज होगा क्लास में। So I would like to invite Ms. Muskan and her team once again. There is no stage over here, but I would request all of you to present yourself in front of the whole class. हमारे टीम 2 और टीम 3 के मेंबर्स हमारे साथ हैं, इनके लिए तालियां हो जाए। आइए टीम 1 आइए प्लीज, आइए यहाँ पे आ जाइए। मिस मुस्कान आप बिल्कुल बीच में आ जाए। You are representing the whole team. Team leader Ms. Muskan is here today along with her team members. Volume बेटा, volume. इंट्रोडक्शन मतलब अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट या ओवरऑल। और हम लोग ने ऑडियो लगाई थी क्योंकि जिसको देना था वो एब्सेंट है इस टाइम, तो हम लोग ने ऑडियो लगाई थी। पर ऑडियो की रिकॉर्ड थी तो वो तो एब्सेंट आप अभी इसको मॉडरेट किया जाएगा। ये थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड तरीका है स्टार्ट करने का इस प्रैक्टिस को। पहले तो ये ध्यान रखिए कि आप सब लोग विजिबल हो हमें, क्योंकि मैं भी ऑडियंस में बैठी हूँ तो मुझे सब लोग दिख नहीं पा रहे। मेरे पीछे को मैं खड़ा था। देखिए ये इंटेरोगेशन है तो छुपिए मत एक दूसरे के पीछे। तालियां बजी तो आप सब लोग खड़े थे ना फोटो के लिए, तो अभी देखिए इंटेरोगेशन होगा। इट्स अ हेल्दी इंटेरोगेशन। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट, इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट। ये आपको ओवरऑल आपके एग्जाम की तैयारी में मदद करता है, तो ये सबके काम आने वाला है। ठीक है, इंटेरोगेशन बोल रहे हैं लेकिन आई हैव कॉल्ड देम शार्क्स। ऑल ऑफ यू आर शार्क्स, इजंट इट? शार्क टैंक इंडिया आप लोग देखे थे। पिच बनती है, पिच तैयार होती है, आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस डिजाइन करी है, यू आर अ स्टार्टअप कंपनी, आपने पिच लगाई। पिच में जिसको पसंद आया आपका प्रोडक्ट, उन लोगों ने इन्वेस्ट किया। जिन लोगों को कोई भी डाउट्स है या कोई क्वेरीज है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इतना दम नजर नहीं आता तो आपसे सवाल जवाब करेंगे। आप अगर उनको कन्विंस कर पाए तो वो इन्वेस्ट करेंगे। इफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस देम, दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन और द स्टार्टअप हु वांट्स टू मेक देयर न्यू पिच। तो शार्क्स हैव वन क्वालिटी, दे विल आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज दे विश टू आस्क to convince themselves that they are putting their money in the right place. They are the sharks of our meeting today. Without further ado, let's start the session. एक काम करिएगा, एक करके सवाल पूछिएगा। तो मिस्टर सत्या, मैं चाहूंगी कि आप अपने इन शार्क्स को मॉडरेट करें, क्वेश्चंस कलेक्ट करते रहें और सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज्ड वे में क्वेश्चंस को प्रेजेंट करें। तो आप चाहे तो खड़े हो सकते हैं और थोड़ा सा अपने शार्क्स को मॉडरेट कर सकते हैं। चाहे तो आप ही शुरुआत कर दें। मिस कोमल, माय क्वेश्चन इज मिस कोमल, इतना धीरे बोलेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। दिस इज नॉट एन ऑडिटोरियम एनी मोर, बट दिस इज एन ऑडिटोरियम। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट माइक था। Today we don't have a mic, so you are a shark. You behave like a shark. Okay. So my question is from here, Sneha Chauhan. Hi. Sneha जी सामने आइए। At that day in your presentation, you told us, आपकी presentation में आपने बोला था selection जब हम करते हैं तो जब हमारे पास कोई selection के लिए हमारा आ रहा है interview and that rounds, so हमें उसी इंसान को उठाना चाहिए जो बहुत अच्छा है, जो अपनी efficient है अपने काम में। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, अगर आपके पास कोई फ्रेश ही आ रहा है तो वो तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको कैसे उठाओगे? और दूसरा क्वेश्चन है, सिलेक्शन कैसा प्रोसेस होता है? सबसे पहले तो अगर सिलेक्शन के लिए लोग आते हैं, वॉल्यूम बेटा वॉल्यूम, पास आ जाइए। सिलेक्शन के लिए लोग आते हैं तो आपको उसको काम देखना है, उसको काम पहले तो उसके काम करवाना है। और अगर वो फ्रेशर है तो उसको काम मतलब सिखाएंगे। अगर उसके बाद भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा मतलब ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी ना उसको। और उसके बाद अगर उसके अलावा भी और कोई कंपटीशन में आ रहा है आपके उससे अच्छा है तो उसके मतलब आपको उसमें प्रायोरिटी तो उसकी ज़्यादा है ना, तो आपको उसको लेना पड़ेगा उसके सिलेक्शन के लिए। तो ये So my next question is, which kind of process is selection?
Selection firstly selection इस समय कोई अपने टीम मेंबर्स को अगर मदद करना चाहे तो वो सामने आ सकते हैं, बिकॉज दिस इज टीम वर्क। सिलेक्शन आपने पूछा व्हाट इज सिलेक्शन, ये प्रोसेस को समझना चाहते व्हाट हैं। अच्छा प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस There's ऑफ only single word answers for this. Stop. No. I'm sorry to say, but it is. I would like to know Planning. which kind of process. इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। Okay. So होता my रहता question है। is, I'm giving you a choice options. Selection is the negative process or positive process. पॉजिटिव प्रोसेस, It's a negative process. नेगेटिव प्रोसेस। Thank you. That was my question. Thank you so much for your question, and we learned something, revised something. So it is a negative process, okay? We can't be Mother Teresa and select anyone कि भाई इसको select नहीं करेंगे तो इसका काम कैसे चलेगा। किसी को भी बेचाना मानकर सबको select नहीं कर सकते। Otherwise the productivity of the company will go down. On to the next. अथर्व तिवारी। With due permission of our professor, I want to ask one question from Muskan Singh. Can I? सर आपको तो परमिशन दे रखी है, you have to get shot. Go gulp them down. So you were talking about the Kaizen technique. I want to know that how are you going to measure the success of that technique? How are you going to measure the success of Kaizen technique in your business management? So मैं आपका ये topic. जी तो आप थोड़ा सा सेंटर स्टेज पे आ जाइए। काइजन जैसे आपने कोई जैसे आपको अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी है तो आपने डिसाइड किया कि आप 10 मिनट वॉक करेंगे या रनिंग करेंगे। धीरे धीरे आप उसको करके और बढ़ाएंगे ड्यूरेशन उसका, आप खुद में इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि आपने मतलब इतना अचीव किया और आगे आप अचीव करना चाहेंगे। ऐसे आप मैं बिजनेस के टर्म्स में पूछ रहा हूँ, नॉट पर्सनल टर्म्स, कि मैं रनिंग के लिए मैं बिजनेस में कैसे आप मेजर करोगे कि सक्सेसफुल है कि नहीं? प्रॉफिट समझे सब प्रॉफिट। बेटा आवाज बिल्कुल ही सुनाई नहीं दिया। मैम जितना आपकी कंपनी को प्रॉफिट्स होगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट से समझना चाहते हैं। एक्सरसाइज कोई करे ना करे पर्सनल मैटर है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देके इनको कन्विंस कर सकती हैं तो ऑन टू यू। दिस इज हाउ वी कलेक्ट लूप होल्स। लूप होल निकल के आया, इससे क्या पता चलता है? वी आर नॉट हेयर टू डिस्क्राइब द टेक्निक राइट नाउ, वी आर हेयर टू कैच ऑल द लूप होल्स वेयर you could have done your research in a more deep manner. This is not a way to criticize you, but this is a way to bring to your notice that your research could have been more solid. And I do agree. Good loophole that you have collected. यहाँ पर अगर इनकी research complete होती तो ये कैसा भी जवाब दे रहे हैं किसी भी सिनेरियो में। तो बेटा इस पे आपको ही नहीं सबको काम करना है। कल टीम 2 टीम 3 की भी बारी आएगी, सबको काम करना है। ओके सत्यम जी, और किसको बुलाना चाहिए? अच्छा खुद आ गए, सत्यम जी के लिए ताली। देखिए सर इनकी तो लिस्ट बहुत अच्छी लग रही है, जूम करें जरा, देखिए कितने अच्छे पॉइंट्स बनाए हैं इन्होंने। अलग अलग बच्चों के नाम लिखे हैं और सबसे क्या क्या पूछना है ये भी लिखा है। Very nice way of collecting your queries. मेरा क्वेश्चन तुषार से है। सबरपाल जी सामने आइए। आपने टॉपिक उठाया था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तो उसमें आपने समझाया था कि पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं फिर स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, क्या ये सही था कि नहीं? सही है। हम कहे गलत है तो आप अपना रीजन दीजिए, मैं अपना रीजन दूंगा। क्योंकि तालियों को बजाई देखिए, हेल्दी एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस देखिए। कॉन्फिडेंस, अगर आप कोई गलत चीज अगर कॉन्फिडेंस से भी बोलते हो ना, दुनिया सुनती जरूर है। हाँ वो बाद में इस्टेब्लिश जरूर हो जाए कि शायद गलत था पॉइंट या तर्क, बट राइट नाउ हिज कॉन्फिडेंस इज बैंग ऑन। मतलब कि देख के जिस तरीके से उन्होंने शान से बोला, आप पहले अपना पॉइंट बताइए उसके बाद मैं अपना पॉइंट बताता हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, वेरी नाइस कॉन्फिडेंस। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर
स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? पहले हम प्रोडक्ट कोई भी काम को पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं कि कौन सा वर्क मेरे लिए सही है या नहीं है, उसको रिमूव करते हैं। तो पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, आपने अभी बोल दिया कि पहले हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, ये सिंप्लीफिकेशन होता है। नो, ये स्टैंडर्डाइज होता है। पहले हम स्टैंडर्डाइज Definition according to Fayol, simplification means elimination of unnecessary things. और आपने खुद कहा unnecessary things, ठीक है, at a point, और आपने कहा कि सही चीज गलत चीज, तो इसका मतलब आप मेरे को समझाइए। अच्छा, जैसे उस दिन ने आप एग्जांपल आया था पल्स का कि अलग अलग पल्स होते हैं, मतलब सभी पल्स एक जगह रखे हैं, तो हम पहले उसको अलग अलग पल्स को साइड करेंगे, तो वो क्या हुआ, वो प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। हाँ। जो हमारी तो पल्स पहले- बनी, जो हमारी पल्स बनी, उसका सेफ फिक्शन हुई कि हम ओवल रखेंगे, वो सिंप्लीफिकेशन होता है। जैसे हमने कोई चीज खरीदने गए, कोई दाल, उसमें सब मिक्स करके रखा है, तो पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, फिर हम उसको यूज करेंगे, तो ये सिंप्लीफिकेशन हुआ। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सिंप्लीफाई कर ले डायरेक्ट। एक मिनट, और स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन मेरा प्रोसेस जो है किस प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है? क्या? किस प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है? ये जो प्रिंसिपल्स हैं किस प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं? फैक्ट्री लेवल ऑफ आता है, फैक्ट्री लेवल में यूज होता है। फैक्ट्री लेवल में यूज होता है। फैक्ट्री लेवल में क्या काम होता है? मतलब प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चरिंग हाँ, होती है। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग में आप दाल चुनने जाओगे। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन के टर्म्स में मैंने कल टॉक्स हुई थी, हम लोग की जो प्रेजेंटेशन थी वो मेरा प्रोजेक्ट था स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन, वो आपने मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल टर्म्स में था। इनको बेटा पॉइंट अपना मैंने- कंप्लीट करने दीजिए। मैंने बुक्स के एग्जांपल, बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आपको थोड़ा सुनने में फर्क होगा। मैंने कहा था सपोज आई हैव अ कंपनी ऑफ बुक पब्लिशिंग, आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ बुक। अच्छा, तो आपने बुक कह लिया था, हमको बुक वाला भी पॉइंट याद है। उसमें आपने पेज पूछा था, सब तरह के पेज रखे एक जगह। हाँ। उसमें से पहले आप क्या करिएगा? पहले तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा कि अननेसेसरी पेज, जो 4 पेज थे, जैसे मेरे को कोमल ने बताया था कि रिसाइकल पेज है, A4 पेज है, नहीं, सब A3 एक ही पेज है। जगह रखे हैं, एक ही उसमें रखे हैं। अब हाइपोथेटिकली तो आप तो एक ही जगह के आप सब जगह रख देंगे, वो तो ऑर्डर के ऊपर आके तो आप कहीं भी रख देंगे वो नहीं तो अब आपके लिए ये हाइपोथेटिकल वाली बात बहुत सही बोली आपने, बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से बोली। हाइपोथेटिकली तो किसी भी कमरे में कुछ भी हो कुछ सकता भी हो है। सकता है। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। हेल्दी डिस्कशन। लेकिन एमडब्ल्यू टेलर ने तो पहले बोला है कि स्टैंडर्डाइजेशन करने को, फिर सिंप्लीफिकेशन करने को वर्क को। इनका ये पॉइंट भी सही है। ऑन अ थ्योरेटिकल बेसिस स्टैंडर्ड्स पहले सेट करने के लिए किसी कंपनी में बोले गए। टेलरिज्म सेज मेक अ स्टैंडर्ड फॉर योर कंपनी फर्स्ट, प्रोडक्ट और सर्विस। स्टैंडर्ड एक बार कंपनी का सेट हो गया, उसके बाद टेलर ने बोला सिंप्लीफाई करना शुरू करो, यानी कि आप छलनी लगा के छटनी करना शुरू करो। ये तो उन्होंने सिखाया। नाउ लेट्स कम बैक टू मिस्टर। और आपके प्रेजेंटेशन में भी पहले वही पॉइंट लिखा था, पहले स्टैंडर्डाइजेशन लिखा तब सिंप्लीफिकेशन लिखा था, और आपने बोला था जस्ट अपोजिट, अपने ही पॉइंट को आपने काट दिया। काट दिया मैंने। अब आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। आपने कहा कि पहले स्टैंडर्डाइजेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा इन अ थ्योरिकल बेसिस, लेकिन आप प्रैक्टिकली आप बात करो, अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे आप बचपन में ई बनाते थे, कर्सिव राइटिंग आप सीखते थे, तो मैम मैं मार्कर यूज कर सकता Yes, हूँ? please, but I'm not carrying a marker today. That's the problem. Yes, we can zoom in. Yes, please, शिकल जी आप जरा zoom in करिएगा। ये कुछ पहले आप pictorially जब बताना चाहेंगे। कर्सिव राइटिंग सीखते थे, कर्सिव राइटिंग की बुक आती थी, ठीक है, उसमें कितने तरह के ई बनते थे? दिस एंड दिस, 3 तरह के ई होते थे, ठीक है। तो आप इसमें क्या करते थे? पहले अपना स्टार्ट, आपने अभी तक आप ई कौन सा बनाते हैं? आप इधर आइए, आप ई कौन सा बनाते हो नॉर्मली? जैसे अगर आपको आंखें बंद करके भी कहा गया कि ई बनाना है, तो आप कौन सा ई May I बनाते हो? participate? यस मैम। Because I'm a very big fan of cursive writing, और आजकल बच्चे cursive writing भूल गए हैं, तो आपने याद दिला दिया। अगर मुझे कैपिटल ई बनाना होता, और मैं कभी भी बनाती हूँ, यस मैम। मेरा तो हमेशा यही होता है। यस मैम। और छोटे वाले में मैं यही करती ओके मैम। तो मैम ये आपने अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया मैम, हूँ। Yes. ये आपने अपना Yes, एक sir. स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि मैं आँख बंद करके ही बनाऊंगी। ये हमेशा मेरा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है ये मेरा है। लेकिन आपने इन 3 में सिंप्लीफाई करके तो ये स्टैंडर्ड चेक करा है सर? आपने ये मैं अपना पॉइंट अगर मेरे से पूछा जा रहा है तो मैंने जब से कर्सिव हैंड राइटिंग सीखनी शुरू करी, मैंने 5-6 ऑप्शंस, चलिए एक बार Yes, ma'am. ज़रा फोकस करिएगा। तमाम तरीके के ई होते हैं, जैसे Yes, मान ma'am. लीजिए कैपिटल ई, एक ये आपका, अब मैं थोड़ा सा कलाकारी में घुस जाती हूँ, ये भी होता है। बहुत सारे तरीके के Yes, होते ma'am. हैं।
लेकिन ऑल्दो इतने सारे तरीके अवेलेबल हैं दुनिया में ई बनाने के, लेकिन हमने एज अ स्टूडेंट अपना जब स्टैंडर्ड बनाया और टीचर से सीखना शुरू किया, स्टैंडर्ड हमने अपना औपचारिक रूप से करेक्ट वाला लिया कि ये स्टैंडर्ड दुनिया का सबसे अच्छा होता है। मैंने सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस पहले अप्लाई नहीं किया, मैंने नहीं किया। आई वॉज टॉट द स्टैंडर्ड दैट दिस इज द स्टैंडर्ड, यूज द स्टैंडर्ड, एंड देन I was introduced to many other standards in the world. मैं उनको अपनी लाइफ से रिजेक्ट कर दी गई। This is my process, but over to both the gentlemen please. आपने ये 3 ट्राई करे थे कि नहीं करे थे पहले? कि मैं पहले ये भी बना के देखता हूँ, ये भी बना के देखता हूँ, ये भी बना के देखता हूँ, जो परफेक्ट बनेगा मैं उसे सिलेक्ट करूँगा। करा था कि नहीं करा था? सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट आपने फिर बोला कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक? तो कंपनी के हाइपोथेटिकली एग्जांपल दे रहे हो कि एक ही जगह पेज रखे तो मैं हाइपोथेटिकली ये समझा रहा हूँ, तो बात तो टू वे होगी ना। तो आपकी कंपनी का बात, अब कंपनी पे आते हैं, ठीक? तो कंपनी पहले अपना स्टैंडर्ड सेट करती है, तब जो स्टैंडर्ड सेट होता है उसको सिंपलीफाई करते हैं कि उस वर्क को कैसे सिंपलीफाई सेट करने से पहले तो वैरायटी ऑफ ऑप्शन देखती है कि नहीं कि हम गए, हम एज अ शोरूम में गए कि मैंने ये इसी लेकर मैंने ये इसी ले लिया, ये नहीं कि मैं वैरायटी देखता हूँ। आप वैरायटी देखते हो तो वो सिंपलीफिकेशन है, तो सीइंग ऑफ वैरायटी इज अ सिंपलीफिकेशन। दोनों के पॉइंट्स में बहुत दम है, पहले तालियां बजाएं। देखिए सबसे पहले अच्छाइयों पे आएंगे। वी फोकस ऑन द गुड पॉइंट्स ऑफ बोथ दीस जेंटलमैन फर्स्ट। सत्यम आप थोड़ा सा साइड में खड़े जाइए, हाँ दोनों देख रहे हैं ना, सर इतना दूर नहीं हो जाइए, कोई एनिमोसिटी नहीं है। सत्यम इज स्टैंडिंग वेरी करेक्ट ऑन हिज थ्योरेटिकल स्टैंड, व्हिच इज जो कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस में, बिजनेस में, कॉर्पोरेशन से सब जगह अप्लाई होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तुषार is not so strong from a theoretical point of view. प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपके सवाल आएंगे लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फोकस करिए। ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं करता है, लेकिन इस समय मेरे तजुर्बे के अनुसार इनके लिए तालियां तनिक ज्यादा बनती है, तो तालियां हो जाएगी। बट मैंने एक चीज बोली थी इस इंटेरोगेशन के स्टार्ट होने से पहले, प्रेशर के बारे में। हाउ वेल विल यू परफॉर्म अंडर प्रेशर। कहीं ना कहीं बात सही है कि तथ्य के माध्यम से इनकी बात सही तो नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये डिस्कशन ना रुकवाती तो ये डिस्कस करते जाते सत्यम के साथ। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर, यानी कि इस बंदे पर ये कंपनी दावा लगा सकती है कि कल को हमने इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर किसी और कंपनी में भेजा, हमारा स्पोक्स पर्सन बना के, रिप्रेजेंटेटिव बना के, ही विल नॉट ब्रेक अंडर प्रेशर। हाँ, गलत साबित होकर वापस कंपनी लौट सकते हैं, हो सकता है डील किसी और को मिल जाए, प्रोजेक्ट किसी और को हैंडओवर हो जाए, बट ही विल नॉट ब्रेक अंडर प्रेशर, जिसको इंग्लिश में केविंग अंडर प्रेशर भी बोलते हैं। तो प्रेशर के मामले में तो दाद देनी पड़ेगी, ऑल ऑफ यू शुड लर्न दैट। चलिए अब जल्दी से स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन को क्लियर करो। आपकी बात कहाँ तक सही है मैं बता देती हूँ। दुनिया में हाँ प्रैक्टिकली ही बताओ। अरे बेटा तुषार प्रैक्टिकली भी देखोगे तो कंपनी में ऐसा ही होता है, जो स्टैंडर्ड तो फिक्स कर रहे हो, लेकिन स्टैंडर्ड क्यों फिक्स कर रहे हो? वैरायटी देख के तो फिक्स कर रहे हो, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे भाई। चलिए समझिए आप दोनों की बातें, बहुत अच्छा बोले आप दोनों, प्रदर्शन बहुत अच्छा था। अब ये क्लास के लिए देखिए, अब देखिए क्लास का भी तो जनहित देखना है ना, सबके भले के लिए। जल्दी से इस बात को रैप अप करके आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ तक सही थे वो मैं बता देती हूँ। फिलॉसफी और आदर्शों की चीजें मैं भी क्लास में नहीं सिखाती। आदर्श किताबों में ही अच्छे लगते हैं, असली जिंदगी में आदर्श का कोई मतलब नहीं होता। आदर्श को भी आपको एक्शंस के थ्रू ही प्रूव करना होता है। किताबों में पढ़ने में टाइम पास के लिए अच्छा होता है। प्रैक्टिकली बात करेंगे, व्यवहार की बात, दामों की बात करी थी हमने पल्सेस की। हम सब जानते हैं ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस की दुनिया में तमाम तरीके की दालें, उनकी ग्रेडिंग, उनका ग्रेन साइज, सीड साइज, सब कुछ अवेलेबल है। सीड की पोटेंसी भी चेक करी जाती है, उसकी भी ग्रेडिंग होती है, हम सब जानते हैं। लेकिन हमने आज अपनी कंपनी लॉन्च करी, हमको बेस्ट दाल बनानी है, कोई आशीर्वाद ले लो या कोई और नाम ले लो, हमको तो अच्छी बेस्ट
ग्रेड की मान लो तूर दाल प्रोड्यूस करनी है, अरहर वाली दाल जो आती है। अब आपको पता है इसके फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली जैसे वर्ड यूज हुआ था, सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। हाइपोथेटिकली इस समय हमारे पास मार्केट में 25 टॉप ग्रेड्स अवेलेबल हैं। हमने एक मीटिंग करी अपने टॉप मैनेजर्स के साथ जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। हमने डिसाइड किया फॉर एग्जाम्पल ग्रेड नंबर 28 पार्ट सी वाला जो सीड साइज है और पोटेंसी है बहुत अच्छा है। इससे जो नेक्स्ट प्रोजेनी निकल के आती है वो भी बहुत अच्छी आती है, मार्केट में इसकी सेल भी बहुत अच्छी है, कस्टमर डिलाइट भी गारंटी है। तो ये वाला हम अपनी कंपनी का स्टैंडर्ड बनाएंगे। सबसे पहले आया स्टैंडर्डाइजेशन। ऑफ कोर्स आफ्टर हैविंग अ नॉलेज की 50 और अवेलेबल हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन पहले मीटिंग में हो जाता है कि भाई जी जब आप जाएंगे ग्रेड नंबर 28 पार्ट सी हमको चाहिए, दिस इज द स्टैंडर्ड। कल को ईमेल पे सबको कन्वे हो गया ग्रेड 28 पार्ट सी पे ही काम होना है, यही मैन्युफैक्चरिंग होनी है, यही किसानों से लेना है। अब इसके बाद जब आपके पास सैंपल्स बन के आएंगे, फुल प्रूफ तो कुछ नहीं आएगा। ये कोई शरारती किसान हो सकते हैं हरियाणा वाले, ये कोई तेलंगाना वाले किसान, बहुत सारे फार्मर्स आएंगे आपके पास सो कॉल्ड ग्रेड 28 पार्ट सी लेके। अब आपका सिंप्लीफिकेशन शुरू होगा, आपके स्पेशलिस्ट आएंगे फैक्ट्री में। 28 सी है, लग तो नहीं ना यार, ये क्वालिटी तो ठीक नहीं लग रही, इसको हटाओ। ये कौन सा है 28 सी? नहीं यार ये तो तुम्हारा प्रोडक्शन ठीक नहीं था, इसको हटाओ, ये डिस्कार्ड। अच्छा तुम कहाँ, ये मान ली मैडम है। अच्छा तुम्हारा वाला आंध्र प्रदेश वाला दिखाना। सर जी देखिए, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से 28 सी देखिए कैसा लग रहा है सर? सही लग रहा है। ये आंध्र प्रदेश वाले को फाइनलाइज कर दें क्या? इनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दें, तो चलिए यहीं से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। यहाँ से स्टैंडर्ड एक बना दिया, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे जितने भी काम चोर लोगों ने काम किया उनकी चीजें हमने सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में अब हटा दी, क्योंकि हमको उस स्टैंडर्ड को ही चिपक के रहना है। जूसेस का एग्जांपल दिया था, जूसेस में भी यही होता है। एक बार एक कंपनी ने, मैं उसका नाम लूंगी, यही गलती करी, 300 लॉन्च कर दिए एक बार में, वो उनकी गलती थी। उसके बाद उनको अकल आई कि यार स्टैंडर्डाइजेशन 5 ही लॉन्च करेंगे, लेकिन एप्पल, मैंगो, शुगर केन, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन किया कि 5 ही करेंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। और कितने बचे? 295 को हटाया, सिंप्लीफाई किया। स्टैंडर्डाइजेशन फॉलोड बाय सिंप्लीफिकेशन, एक्चुअली ऑलवेज, हमेशा ऐसा ही होता है। तो चलिए इस डिस्कशन को यहीं पर विराम देते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने प्रदर्शन प्रेशर में बहुत अच्छा किया, यू परफॉर्म। आपका सवाल नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। मेरा सवाल नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस मुस्कान। मिस मुस्कान की ताली हो जाए। उस दिन आपका टॉपिक था हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक। आपके एग्जाम्पल में लिखा था किसी भी एम्प्लॉय को अपने वर्क टाइम को, मतलब कुछ ऐसा ही कुछ था, वर्क टाइम उसमें आया था से अगर वो हो तो अपने मतलब सीनियर से कैसे बात करेगा, इस पे आपने शायद एग्जाम्पल सेट किया था। चाइना को कोई एग्जाम्पल दिया था ना? चाइना नहीं, जापान का। जापान का। जी दिया था। ये दिया था। जी। ये किस हद तक हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड से रिलेट करता है? मैं मानती हूँ कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही हो और मैं मैम के पास ना जाऊँ कि मैम मुझे ये उसमें टाइम। जी मैं आपको ये एक एग्जांपल से बता रही हूँ, तो प्लीज़ सुनिए। मुझे जैसे अगर किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है और मैं मैम के पास ना जाऊँ और मैं बोलूँ कि अरे मैम को तो पढ़ाना ही नहीं आता है, पता नहीं कैसा पढ़ाती है, कुछ भी पढ़ा देती है, तो इससे हमारे बीच में हार्मनी कैसी होगी? मेरे लिए तो मतलब ऐसा हो गया ना, मैम के प्रति मेरे लिए हीन भावना आ गई कि अरे ये तो ऐसी है। तो मैं नहीं मानती फिर कभी भी फ्यूचर में अगर मैं इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगी तो मैं उतने अच्छे से कर पाऊँगी। और वैसे ही टाइम के साथ जैसे भी मुझे प्रॉब्लम है मेरे वर्किंग आवर्स में, तो मैं अगर अपने मैनेजर से ना बात करूँ और सबके साथ जाके बोलती अरे हमारा मैनेजर इतना घटिया है, इसकी कंप्लेन करो, ये करो, टिमकलाना करो, ये करो, वो करो, तो ऐसे तो मेरे प्रति जो सम्मान है मेरे मैनेजर को लेके वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और आई गेस किसी भी ऑफिस प्लेस में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत ज़रूरी होती है कि मैं इसको अपना मानूँ। ये तो मतलब बिल्कुल ही, वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि ऑफिस होता है, घर होता है,
बट मैं मानती हूँ ऐसा होना चाहिए कि आप जब आओ तो आपको लगे कि हाँ मुझे ये 10 लोग अच्छे लगते हैं, मैं इनके साथ काम करना चाहती हूँ, ये मैनेजर अच्छा है, मैं इसके लिए काम करना चाहती हूँ। पर अगर मेरे पास वही नहीं होगा तो मैं कैसे, मतलब मुझे रिस्पेक्ट नहीं आएगी। तो मैं सोचती हूँ कि किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करना कि मुझे ये दिक्कत है पढ़ाई में तो मैम मुझे बताएंगी, या मुझे ये दिक्कत हो रही है काम में, मेरे वर्किंग आवर्स में, और उससे हम लोग मेल बांट के सही करें। तो मुझे लगता है इससे मेरा बहुत फ़ायदा तो होगा। कहीं ना कहीं वो एग्जांपल तो टाइम स्टडी से रिलेटेड हुआ, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से ना रिलेट होके। मैं मानती हूँ एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल हो उसके बहुत सारे से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक एग्जाम्पल को एक ही चीज़ से कनेक्ट करें। जैसे कि आपने जो एग्जांपल दिए थे उसे पढ़ के लग रहा था कि ये टाइम स्टडी का एग्जांपल होना टाइम चाहिए। स्टडी क्या होती है? हाँ, टाइम स्टडी क्या होती है? टाइम स्टडी ये होती है कि मतलब जो वर्कर को टाइम, मतलब जैसे जो टाइम अलॉट होता है उस टाइम में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो उस वर्किंग आवर में, तो उससे जो प्रॉब्लम मतलब क्रिएट होता है, तो वो जो वर्क मतलब मैनेजर के पास अपने जाता है टाइम स्टडी के लिए। तो आपने बोला मेरे को यहाँ से आवाज़ आई गलत है, तो गलत है कैसे बता दीजिए। टाइम स्टडी टाइम स्टडी मैम वो टाइम स्टडी में ये था कि आप एम्प्लॉय को टाइम देते एक सेट परफॉर्मेंस लेवल पे उस वर्कर को काम करना पड़ता है। बहुत सारे वर्कर से काम करवाया जाके देखा जाता है कि सबसे एफिशिएंट मेथड जो हमने देखी इमोशनल स्टडी ले ली है, उसके हिसाब से सबरवाल जी को ये काम करने के लिए 30 मिनट लगने चाहिए। 30 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे तो इनको मेंटोर किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा, भाई 30 मिनट में ख़त्म करो। अगर ये रेसिप्रोकेट करेंगे, 30 मिनट्स पे आ जाएंगे तो इनको कंपनी में रखा जाएगा। लेकिन अगर ये बोलते चले जाएं कि नहीं हम तो 45 मिनट लगा के ही काम करेंगे, तो यानी कि ये कंपनी का समय बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन फायर हो जाएंगे। और वहीं पर टाइम स्टडी में ये भी देखा जा सकता है कि अगर 30 मिनट को स्टैंडर्ड बनाया गया कि 30 मिनट लगते हैं ऑन एन एवरेज, मिस मुस्कान वही काम रोज 15 मिनट में कर देती हैं, तो इनको ज़्यादा एफिशिएंट भी माना जाएगा और हो सकता है कि इनको प्रमोशन मिल जाए या सैलरी में बोनस मिल जाए। ये सब टाइम स्टडी में देखा जाता है कि समय ऑन एन एवरेज हर एम्प्लॉय को कितना लगता है कोई पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करने में। ओके, सो आई होप आपके डाउट थैंक यू। अरे प्लीज बोलिए कुछ। नहीं, आपका सवाल है, पूछिए प्लीज। पूछने का भी वाला कॉन्फिडेंस होता है, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। ये एक्चुअली हम दोनों का डाउट था, तो हमने लिख लिया था कि याद रहे। तो फिर आप पूछिए ना। जयसवाल जी, जो भी आप सवाल मुझे तो पता भी नहीं। यहाँ पर पॉज कर सकते। जैसा कि स्नेहा जी ने कहा था कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर में क्या फैक्ट्री लेवल पे वर्क करता है टेलर, ऐसा सही है? टेलर के जो प्रिंसिपल है वो फैक्ट्री लेवल पे वर्क करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स पे, हाँ बिजनेस लेवल पे करते हैं। बिजनेस में फैक्ट्री लेवल पे, फैक्ट्री है तो बिजनेस तो करेगा ही। ऑब्वियसली करते ही होंगे, हम अलग करते हैं। हाँ, फैक्ट्री लेवल पे करते हैं, मतलब कि उसमें लेबर्स भी होंगे जो कि डेली वेजेस पे वर्क कर रहे होंगे। लेबर्स भी होंगे, तो क्या उन लेबर्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है फैक्ट्री लेवल पे? हाँ किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि वो तो डेली बेसिस पे वर्क करते हैं ना, उनको वेजेस मिलते हैं। तो उनको अगर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाए एक्स्ट्रा, और अगर कुछ नया भी सिखाया जाए उनको, तो क्या उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है? पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि आप उनसे डेली वर्क भी आपको लेना है, आपको उनको पेमेंट भी करना है डेली बेसिस पे। एंड देन उनका अगर आप ऐसा उन्हें भी कर ट्रेनिंग सकते दोगे, हैं, उनका आप जो वर्किंग जो आवर्स है उसको कम करके, और जो उनको एक्स्ट्रा जो ट्रेनिंग देनी है, जो उनको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करनी है, एंड देन सबसे पहले तो आपको मोटिवेट करना होगा कि उसके ज़्यादा आप अच्छा काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको वर्कर ही बने रहना परमानेंट, आपको पहले motivate बिल्कुल भाई और बहनों, बंदी ने यहाँ पे बहुत ही सॉलिड लॉजिकल ऑब्जेक्टिव पॉइंट पकड़ा है। ये नहीं है कि बस काम ही कराना है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज हो सकता है। भाई 8 घंटे के लिए वेतन देना है, रोज का डेली वेजेस है, तो काम अगर ऐसा है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी, शिक्षा देनी ही पड़ेगी कि भाई बहन ये मशीन देख कैसे चलती है। तुमको बुलाया है 30 दिन के लिए, रोज के हिसाब से दिहाड़ी बोलते हैं ना, दिहाड़ी दी जाएगी। लेकिन 2 घंटा, आइए मुस्कान जी आप सीनियर हैं, इनको 2 घंटा पहले मशीन चलाना सिखाओ, बोल के मैनेजर चला गया। आप आई 2 घंटे में, मैम वो 20 लोग नए आए हैं वो सीख चुके हैं, सीख गए, 2 घंटे तो गए, अब दिहाड़ी दी जाएगी 6 घंटे के हिसाब से। चलिए अब मैनेजर फिर से आया,
सब सीख लिए ये लोग, नए लोग जो आए थे, मुस्कान जी सीख लिया आप लोग मशीन कैसे चलानी है? हाँ, वेरी नाइस। तो 6 घंटे के हिसाब से सबको दिहाड़ी अब रोज मिलेगी। और मान लो रोज की ही अगर ट्रेनिंग अलग है, आज एक काम करा लिया, कल कोई दूसरी मशीन चलवानी है, मिस मुस्कान वो वाली मशीन के बारे में सब सिखा दो, पंखा कैसे चलता है। 2 घंटे लग गए, 6 घंटे के हिसाब से दिहाड़ी नेक्स्ट डे। फिर मान लो अरे मैडम ये वाली जो मशीन दिख रही है, इस पर मार्किंग कैसे करनी है सबको सिखाओ, 3 घंटे लग गए इस काम में, 5 घंटे के हिसाब से आज दिहाड़ी मिलेगी। एक चेंजेस फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। बेटा ले देके टेलर का बोलना एक ही चीज था, फोकस कौन है? वर्कर्स। वो दिहाड़ी वाले हो सकते हैं, डेली वेजेस वाले हो सकते हैं, प्रॉपर एम्प्लॉइज हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर्ड टेम्पररी वर्कर्स हो सकते हैं, फ्रीलांसर्स हो सकते हैं। वर्कर सेंट्रिसिटी है टेलरिज्म में, इट्स ऑल अबाउट वर्कर्स एट द एंड ऑफ द डे। तो जैसे मैंने बोला, जरूरी थोड़ी है कि सबसे एक जैसे ही काम कराना है, और ये भी जरूरी हो सकता है कि ट्रेनिंग देनी पड़े, चाहे डेली वेजेस की हो, चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्रोबेशन पे हो, चाहे फ्रीलांसर्स हो। काम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री, एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी और वेजेस दिए जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने, डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। वैसे ये डेफिनेटली फैक्ट्री लेवल पे बिल्कुल अप्लाई हो, तुमने सही बोला था यार, बिजनेस है तो फैक्ट्री तो खड़ी होगी, वहाँ पर वर्कर लेवल जो सबसे निम्न कोटि होती है वो वाले वर्कर्स भी काम करेंगे। लेकिन यार किसी भी फैक्ट्री में कोई वर्कर जाकर ऐसे ही काम कब से करने लग गया? उसको किसी ना किसी दिन ट्रेनिंग मिली है, वो सीख चुका है, अब वो 6 महीने से चाहे उसी मशीन को चला रहा है, लेकिन किसी दिन तो उसको भी ट्रेनिंग मिली थी ना, तो वो मिली है, वो मिलनी पड़ेगी। तो वर्कर्स पहले काम सीखते हैं, उसके बाद उनको दिहाड़ी मिलना शुरू होती है। We have time for one more question. हाँ जी। All over question. Last question. Okay, what will workers gain if the workplace is managed according to Taylor's vision? What will workers gain if the workplace is managed according to Taylor's vision? Workers का क्या फायदा है टेलरिज्म फॉलो करके? आई थिंक ये टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स बता के फायदे ही बताया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है। सब लोग फायदे ही बता रहे हैं, उनको अकाउंट तारीफ पूरे टेलरिज्म को समझाने में ही जितने भी प्रिंसिपल समझाए वो सब फायदे और फायदे ही तो हैं, वो सब फायदे ही हैं। ये स्टडी, वो स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये सब एडवांटेजेस ही तो है वर्कर्स के, और इसके अलावा कोई फायदा सोच लो। इनको तो फायदा दे फील अकम्प्लिश्ड एज बिलोंग्स टू और बहुत अच्छी जगह एफिशिएंट होते हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता रहता है उनका। जैसे कि स्नेहा ने कहा था कि वर्कर ही नहीं बना रहता, तो ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहता है, यानी कि ओवरऑल अपग्रेडिंग होती रहती है, अपस्किलिंग होती रहती है। मैम दिस टास्क इज ऑलमोस्ट डन। अपग्रेडिंग हो गया, अपस्किलिंग हो गई। किसने बोला था सेंस ऑफ बिलोंगिंग? सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होता है बिकॉज यू फील दैट यू आर जेन्युइनली कंट्रीब्यूटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वर्कर्स आर द फोकस ऑफ टेलरिज्म। उनका ध्यान रखा जाता है, उनके भी जो सजेशंस हैं उन पर ध्यान देते हैं, सुना जाता है। द लीडर्स आर नॉट डिक्टेटर्स, they are not behaving like Hitlers. Everyone's suggestion is taken into consideration. Any other advantage for the workers? Harmony है, discord नहीं है, there is no competition, there is cooperation. Mental revolution भी आया था. The workers and the management believe in sticking it out with each other, cooperating with each other. So workers feel that they are accepted, welcome, appreciated for their work, and managers have decided not to behave like Hitlers. So everyone feels that everyone is cooperating with each other like a family. अब इससे ज़्यादा फायदा वर्कर्स को क्या मिलेगा? और एक और चीज़ है, if she is more
is efficient, she's also getting better wages. If she's getting better wages, 10 others are also getting inspired to perform better, to get better wages. So they are also getting accordingly awarded for their work. और कोई फायदा? अब इससे तुम्हें बोलूँगी और फायदा दे क्या सकते हैं वर्कर्स को? Belonging मिल गई, sense of family मिल गया, home away from home, upgrading, upskilling, money, financial gain as per their performance. I think they have enough advantages as workers. बहुत फायदे. Thank you so much for your question.